पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, इस अपमान को चुप रहकर सह लूँ। पारक भी क्रोध में बोला। इसीलिए मुझे जान से मारने का इरादा था तुम्हारा। तो ठीक है, अब ये सब बातें तुम अदालत में ही कहना, नव्या ने धमकी दी। देख लिया ना आपने, ये है आज की पीढ़ी। इन्हें हमने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, ये दोनों यहाँ मस्ती करने आए हैं। बड़ों के सामने भी इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। अब पारक की माँ रीता ने अपना मत प्रकट किया। आपको बुरा लग रहा होगा, क्षमा कीजिए आंटी, पर मैं भी 21वीं सदी की लड़की हूँ। अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेना मुझे भी आता है। अत्याचार तो मुझ पर हुआ है, मुझे कौन न्याय दिलाएगा? 2 वर्ष तक अपना पैसा और समय मैंने इस लड़के पर लुटाया। अब ये कहती है कि हमारी राहें अलग है। इसके चक्कर में मेरी तो पढ़ाई भी चौपट हो गई है। पारक ने अपने मन के दर्द उसके शब्दों में छलक गए। अब समझ में आया कि एक युवक और युवती के बीच सच्ची मित्रता हो ही नहीं सकती। मैंने जिसे अपना सच्चा मित्र समझे थी, वो तो कुछ और ही समझ बैठा था। नव्या अपनी ही बात पर अड़ी थी। जब बड़े विचार विमर्श कर रहे थे तो छोटों का बीच में बोलना शोभा नहीं देता। अब केवल हम बोलेंगे और तुम दोनों केवल सुनेंगे। दोष तुम दोनों का ही है, तुम्हारा। इसीलिए पारक की तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रेम की पिंगो बढ़ाने लगे। और नव्या, तुम्हें नई नई आज़ादी जो मिली, तुमने तो सैर सपाटने के उलझन में लिपट गई हो। ये तो तुम पारक के इरादे को भाप नहीं पाई, या फिर जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती हो। तुम तो सारी बातें अपनी मौसी से भी तब तक छिपाती रही जब तक तुम्हारी मौसी ने बलात् सब कुछ उगलवा नहीं लिया। अरुण के स्वर की कड़वाहट स्पष्ट थी। इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। पारक की ओर से मैं आपको नव्या बेटी की सुरक्षा का विश्वास दिलाता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस अध्याय को यही समाप्त कर दे। धीरज ने आग्रह किया। पारक ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अंत इस बात को समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। गिरिजा बाबू क्रोधित स्वर में बोले। धीरज गिरिजा बाबू और अरुण को कक्ष के एक कोने में ले गए। वहाँ कुछ देर के वाद प्रतिवाद के बाद वे सहमत हो गए कि इस बात को समाप्त करने ही दोनों परिवार की भलाई है। नव्या ने सुना तो भड़क उठी। कोई और परिवार होता तो पारक को जीवन भर चक्की पिसवाता, पर हमारे परिवार में मेरी औकात ही क्या है, लड़की हूँ ना। नव्या ने रोने का उपक्रम किया। अब रहने भी दो, मुंह मत खुलवाओ। कोई दूसरा परिवार तुमसे कैसा व्यवहार करता है इस बारे में तो हम कुछ न कहे, इसी में सबकी भलाई है। नीला ने अपनी नाराज़गी दिखाई। ठीक है, यदि सभी अपनी ज़िद पर अड़े हो तो मेरी भी सुन लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। नव्या बड़ी शान से बोली। आवश्यक तुम यहाँ रहकर पढ़ोगी, पर अकेले नहीं, अपनी माँ के साथ रहोगे, उनकी छत्र छाया में, अपनी माँ के नियंत्रण में रहोगी, हमारी शर्तों पर। गिरिजा बाबू तीखे स्वर में बोलते हुए बाहर निकल गई, जिससे थोड़ी सी ताज़ा हवा के सांस ले सके। बगीचे में पड़ी बेंच पर बैठकर वो दोनों हाथों में मुंह छिपाकर देर तक सिसकते रहे। 4 महीने के बाद उन्होंने सुना कि पारक और नव्या फिर दोस्तों के बीच मिल रहे हैं। उनके दोस्तों ने उनके बीच सुलह करा दी। 4 महीने के बाद दोनों ने फिर अपने माता पिता को बुलाया और इस बार दोनों ने शर्माते हुए कहा, हम शादी करना चाहते हैं। गिरिजा बाबू और अरुण दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहे क्या ना कहे। यही इस कहानी का अंत है। ये सिकुड़ते रिश्ते की दूसरा भाग है और अंतिम भाग है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।